गुड इवनिंग एंड आई वेलकम यू स्टूडेंट्स। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, जो हम डिस्कस कर रहे थे नॉन स्टिक इक्वेशन। मैंने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए नॉन स्टिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे और क्यों दी गई थी। देखो कि हमने जब जितने भी सेल बनाए और जो इलेक्ट्रोड केमिकल सीरीज आपको दिखाई थी, जो कि आपके बुक में टेबल दी हुई है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स क्या होती हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एवरी हाफ सेल जो भी बनाए थे हमने अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। तो स्टैंडर्ड कंडीशंस कौन सी आपने चूज की थी? 1 मोलर कंसंट्रेशन लिया था और टेम्परेचर 298 केल्विन था, प्रेशर 1 एटीएम या 1 बार था। तो टेम्परेचर और प्रेशर तो चेंज होते नहीं, कोई भी सेल आप बना रहे हो ना, तो टेम्परेचर प्रेशर सेम ही है। लेकिन हम क्या चेंज करते हैं? कंसंट्रेशन। मान लो कंसंट्रेशन किसी ने चेंज कर दी तो उसकी पोटेंशियल भी चेंज हो जाती है। तो वो किसने दी थी? नॉन्स्ट ने। तो नॉन्स्ट कहता है कि किसी भी कंसंट्रेशन पर, एट एनी कंसंट्रेशन, मैं ये कह रहा हूँ किसी भी कंसंट्रेशन पर, ठीक है, तो ये हम हाफ सेल की या सेल की पोटेंशियल निकाल सकते हैं। ई ई ई निकाल सकते हैं, मतलब ई हाफ सेल की भी निकाल सकते हैं, और ई सेल की भी मैं निकाल सकता हूँ वैल्यू एट एनी कंसंट्रेशन, अगर मेरे पास ये वैल्यू गिवन है। ई नॉट का हमें पता ही होता है कैसे, वो हमारे पास एक टेबल है ऑलरेडी, जो 1 मोलर कंसंट्रेशन 298 केल्विन ऑन 1 बार प्रेशर पर दी गई हैं। ये टेबल में दी हुई हैं आपके, ई वाली, ये जो ऊपर मैंने लगाया है स्टैंडर्ड। तो ये हम निकाल सकते हैं किसी के लिए भी, इनको यूज करके। तो उसने फार्मूला क्या बनाया था आपके सामने? हमने बताया कि अगर एक कोई भी जनरल रिएक्शन है, देखो इसको याद करना है क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आने वाला है। ये कोई जनरल रिएक्शन मैंने लिखी है, तो हमने कहा कि ई जो जो ये सेल बना, जो ये रिएक्शन हुई है, उसका जो सेल बना, उसकी वैल्यू हम ऐसे लिखते हैं, -RT/NF स्टूडेंट, और ये हो जाता है ln(Q). तो Q क्या होता है? Q हमने पढ़ा था 11th में, रिएक्शन कोशेंट होता है, Q। तो रिएक्शन कोशेंट को Q कहते हैं हम। वो क्या होता है कि इस रिएक्शन का अगर हम लिखेंगे तो C⁻⁴ C, D⁻⁴ D, A⁻⁴ A, और B⁻⁵ इस तरह से ये Q की वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं। और R कांस्टेंट होता है, गैस कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है कि कांस्टेंट है। टेम्परेचर 298 केल्विन है और वो वोल्ट है। इन सब की वैल्यू अगर हम रख दें तो हमारे को वैल्यू कितनी मिली थी? ये हमारा बन गया था, ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल स्टूडेंट्स -0.059 एन बन गया था। और ये बन गया था आपका लॉग ऑफ के लिख सकते हो या लॉग ऑफ क्यू लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम किसी भी रिएक्शन के लिए इसको अभी क्यू ही लिख देते हैं, कि आप इसको क्यू ही कर लो। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कोई भी रिएक्शन है उसकी पावर्स हम लगाएंगे तो ये एक नॉन स्टिक इक्वेशन हो जाएगी। एन क्या होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। जितने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन से जाते हैं उतने वो गेन करता है रिडक्शन में, तो वो एन होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मोल्स में बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व हुए हैं रिएक्शन के अंदर, वो हम यूज कर सकते हैं और ये वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमारे को नॉन स्टिक इक्वेशन के ऊपर बार बार पूछा जाता है। तो इसका मतलब जब कंसंट्रेशन चेंज होती है स्टूडेंट, तो वैल्यू भी चेंज होती है। और जैसे कि हमने आपको जिंक और कॉपर का डेनियल सेल बनाया, उसमें कंसंट्रेशन चेंज की, तो हमने कहा ये वैल्यू हम निकाल सकते हैं। बोलो, ये फार्मूला क्लियर है? क्लैरिटी है? इसमें कोई डाउट है? नहीं सर। कोई भी जब रिएक्शन हमें दी जाएगी, सेल दिया जाएगा, तो हम उसकी नेट रिएक्शन लिखेंगे और फिर ये इक्वेशन बनाएंगे। मैंने कहा एक क्वेश्चन इस पे आएगा, कोई भी कर लो, एक क्वेश्चन इस पे आएगा। देखो क्वेश्चन सामने आ गया हमारे स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन आ गया। देखो क्वेश्चन आ गया नॉन स्टिक इक्वेशन पर। मैंने कहा कोई ऐसा पेपर नहीं बना जिसमें ये क्वेश्चन नहीं आए। न्यूमेरिकल आते हैं तो कुछ ना कुछ कर लेते हैं, एक दो करके हमें पता लग जाएगा। वो कह रहा है रिप्रेजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। देखो ये रिएक्शन हो रही है, अब इसकी पहले तो नॉन स्टिक इक्वेशन बनानी है, उसके बाद इसकी ई सेल निकालनी है। ई नॉट सेल उसने ऑलरेडी दे दी तुम्हें। अब यहाँ पर ई नॉट सेल क्या थी आपको मैंने बताया। ई नॉट सेल क्या होती है? कोई भी सेल बनता है तो ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट होती है। ये ऑलरेडी उसने दे दी है, तो इसका तो हमें और आसान हो गया। आपको 1 मिनट का वक्त है, इसको करो, फिर मैं नहीं तो इसको सॉल्व करता हूँ। पहले आप ट्राई कर लो, नॉन स्टिक इक्वेशन अप्लाई करनी है इसके ऊपर।
एक सेल है ये, इसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हमें दे दी। अब वो कह रहा है इसकी वैल्यू निकालो जब ये कंसंट्रेशन दे रखी है 0.001 मोलर, इसकी 0.130 मोलर। तो इस तरह से हमें इसकी वैल्यू दे दी उसने। अब इसका आंसर कैसे करेंगे स्टूडेंट? तो नॉस्ट इक्वेशन मैंने क्या बताई, ई सेल इज इक्वल टू स्टूडेंट ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग ऑफ टू द बेस 10 क्यूब। तो यहाँ पर देख रहे हैं सॉलिड का हमने कहा था 1 होते हैं। जब जब भी मैं एजी सॉलिड की कंसंट्रेशन लूंगा स्टूडेंट, ये इनकी एक्टिविटी 1 थी, हमने आपको पहले ही बता दिया, तो इनको लिखने की जरूरत नहीं होती, इनको लिखने की नीड नहीं है, हमें ऑलरेडी पता है ये मोलर कंसंट्रेशन जो भी एक्टिविटी होती है इनकी 1 रहती है, इन्हें 1 लिया जाता है। अब क्या बचा फिर इस रिएक्शन में, ई सेल की वैल्यू मेरे को दे रखी है, अभी मुझे 3.17 वोल्ट इसने लिखा है माइनस 0.059 एन, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तो ये हमें देखना पड़ेगा। बताओ इसकी रिएक्शन क्या होगी, कितने इलेक्ट्रॉन इसमें चेंज हो रहे हैं इस रिएक्शन में। मैग्नीशियम कहाँ पे जा रहा है सॉलिड से 2+ स्टूडेंट्स, और मैग्नीशियम की हो रही है ऑक्सीडेशन, और इसमें सिल्वर की क्या हो रही है रिडक्शन स्टूडेंट। तो सिल्वर सॉलिड बन जाएगा, ये हो रही है रिडक्शन। आप ये दो इलेक्ट्रॉन है तो इसको इलेक्ट्रॉन कैंसिल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तब जाके ये इक्वेशन बनेगी जो बना रखी है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, फिर एन की वैल्यू कितनी होगी इसमें 2। तो लॉग ऑफ स्टूडेंट, लॉग ऑफ ये नेट रिएक्शन यही दे रखी है, ये नेट रिएक्शन बनेगी। तो लॉग ऑफ इसमें कंसंट्रेशन मैग्नीशियम आयन की है ऊपर स्टूडेंट्स, इसके आगे कोई कोफिशिएंट है नहीं है, और सिल्वर के आगे 2 लगा हुआ है, तो मोलर कंसंट्रेशन सिल्वर की है, ये स्केयर हो गया। स्केयर क्यों हो गया देख लिया, 2 लगा हुआ है कोफिशिएंट की पावर। तो अब इनकी वैल्यूज रखो, फिर कितना आ रहा है 3.17 वोल्ट, ये है 0.059/2 है, और लॉग ऑफ मैग्नीशियम की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.130, और सिल्वर की कितनी दे रखी है 0.0001, 10 स्क्वायर हो गया। अब ये वैल्यू एक कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी लॉग से, ये लॉग से लॉग टेबल का यूज करना पड़ेगा, वैल्यू लॉग टेबल की देगा हमें पेपर में। वैसे कितना बन गया 1 2 3 4 10-4 है ये, तो ये 10-4 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, तो 10-8 आ जाएगा, तो ये ऊपर चले जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा जब इसका लॉग लोगे तो ये क्या आ जाएगा 8 log 10, log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो ये 8 आ जाएगा स्टूडेंट्स, और log 0.130 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, मतलब log 0.130 आ रहा है इनटू ये ऊपर चले गया 10 पावर 8 आ रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी log 0.130, ये तो मुझे लॉग टेबल से लेनी पड़ेगी, प्लस 8 log 10, ये वाली वैल्यू log 10 1 होती है, ये 8 आ गया, और इसकी वैल्यू निकाल के इसमें ऐड कर देंगे और फिर यहाँ रख देंगे, तो एक आंसर जो भी होगा फिर इसका आंसर निकालेंगे। अब इसके अंदर थोड़ी सी कैलकुलेशन है, कैलकुलेटर से तुम करके देख लेना अभी। तो 3.7 वोल्ट है, इसको पूरा कैलकुलेट करने में क्या वैल्यू आती है, वो 0.21 वोल्ट के इक्वल ऑलमोस्ट आती है स्टूडेंट्स। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, दिस माइनस दिस, 2.96 वोल्ट। तो देखो कि आपको ये पता लगा कि ई नॉट सेल जो वैल्यू थी मेरी, ई नॉट सेल वैल्यू कब थी, जब इनकी मोलर कंसंट्रेशन 1 मोलर थी, ये भी 1 मोलर था, ये भी 1 मोलर था, तो वैल्यू कितनी थी 3.17। अब जब मैंने इनकी कंसंट्रेशन कम कर दी, सिल्वर की कंसंट्रेशन कम कर दी, तुम देख रहे हो इसकी भी कम कर दी, तो क्या वैल्यू कम हो गई इसकी, जो सेल की पोटेंशियल है वो कम हो गई है। तो सेल की पोटेंशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है, यही बात फार्मूले से डिराइव की थी किसने, नॉन्स्ट इक्वेशन ने, नॉन्स्ट इक्वेशन ने यूज की थी, इसी फार्मूले को डिराइव किया था।
तो नॉन्स्ट इक्वेशन ने थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन का यूज किया था इस फार्मूले को डिराइव करने के लिए। ये वाला फार्मूला उसने डिराइव किया था स्टूडेंट्स। तो ऐसा क्वेश्चन पेपर में आने वाला है। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट किया जाए। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, इसलिए मैंने कहा कि आप इनको नोट कर लो स्टूडेंट। ऐसा कोई भी क्वेश्चन पेपर में आएगा, ये ऐसे पेपर में क्वेश्चन आते हैं, और एक क्वेश्चन हर साल आता है नॉन्स्ट इक्वेशन पर। तो नॉन्स्ट इक्वेशन के बारे में क्वेश्चन पूछेगा तो हमें ऐसे ही करना है, क्योंकि नॉन्स्ट ने जो ये नॉन्स्ट इक्वेशन मैं बता रहा हूँ, इसका डेरिवेशन हमारे को सिर्फ 2-3 लाइन में समझना है। अगर देखना है कि डेरिवेशन ऑफ नॉन्स्ट इक्वेशन कैसे किया गया था, उसने थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन का यूज किया था। और एक इक्वेशन ऑलरेडी हमें पता होती है क्या होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट। ये डेल्टा जी होती है गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी गिब्स एनर्जी अर्जेंट स्टैंडर्ड कंडीशन होती है, प्लस आर टी एल एन क्यू होता है। और इसकी वैल्यू डेल्टा जी की क्या होती है स्टूडेंट, माइनस एन एफ ई। और ये डेल्टा जी फॉर द रिएक्शन है, और ये डेल्टा जी क्या है, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन है, माइनस एन एफ ई नॉट जीरो। तो इनको अगर हम रखेंगे स्टूडेंट्स, तो ये वैल्यू आ जाएंगी माइनस एन एफ ई इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट जीरो प्लस आर टी एल एन क्यू। स्टूडेंट्स ये थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन है। ये ई नॉट सेल स्टैंडर्ड कंडीशन पर है, ये सेल जो भी कंसंट्रेशन हमें दी जाएंगी उस कंडीशंस पर हैं। और क्यू रिएक्शन कोसेंट होता है, आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर होता है। तो ज़्यादातर रिएक्शन में मैंने कहा टेम्परेचर और प्रेशर जो होता है ये 298 केल्विन यूज होता है, और ये 1 बार यूज होता है। तो ये तो फिक्स हो गए। अब सिर्फ कंसंट्रेशन रह गई जो वेरी करती है, कंसंट्रेशन वेरी करती है। तो ये गिब्स फ्री एनर्जी से हमने निकाला था, डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी। अब अगर मैंने इनको एन एफ से डिवाइड कर दिया माइनस से, तो क्या बचा, E इज इक्वल टू ई नॉट आ गया स्टूडेंट। इसको डिवाइड कर दो माइनस एन एफ ई से, ये 1 हो गया। तो ये क्या आ गया, माइनस आर टी बाई एन एफ, और ये आ गया एल एन क्यू। तो आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, एफ फेराडे होता है। एफ क्या होता है, फेराडे। एक फेराडे कितना होता है, चार्ज कैरिड बाई 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको फिजिक्स में पता ही है कितना होता है स्टूडेंट्स, कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्स होता है। और कितना होता है, 6.022 10⁻23 होते हैं मोल पर इलेक्ट्रॉन। तो मोल पर मोल होते हैं एक में, तो कितना आ जाएगा ये इनको मल्टीप्लाई करके आया था 96487 कूलम पर मोल। तो इस तरह से एक फेराडे की वैल्यू निकाली थी, वो यहाँ रखी। एन तो हमने नहीं लिखा था, आर टी रखा, तो फिर ये फार्मूला और सिंपल हो गया था। ई इज इक्वल टू ई स्टैंडर्ड माइनस 0.059 एट 298 केल्विन एंड 1 बार प्रेशर है हमारा एन इंटू लॉग ऑफ क्यू। तो यही फार्मूला हमने आपको बताया ना यही। तो अगर ये डेरिवेशन है छोटा सा मैंने जो आपको दिखाया, बात समझ में आई। तो आपने देखा कि मैंने कैसे सॉल्व किया ये क्वेश्चन, इसमें कोई डाउट है, बोलो। नहीं सर। अब देखो एक क्वेश्चन ये आ गया था पेपर में, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कांटेक्ट विद अ सॉल्यूशन हुज पीएच इज 10। अब इसकी आपको पोटेंशियल निकालनी है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, देखो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे बनाया था तुमने, आपने कहा था कि येलो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जब मैंने बनाया था स्टूडेंट, तो क्या हुआ था रिएक्शन आपके सामने ऐसे हुआ था, ये रिडक्शन पोटेंशियल है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या किया था आपने, आपने एक प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड लिया, हाइड्रोजन गैस को पास किया था 1 बार प्रेशर पर, और 1 मोलर कंसंट्रेशन ली थी किसकी, H प्लस की, बोलो ली थी। हाँ जी। और 1 मोलर ली थी। तो अब आपने कहा कि इसकी ई नॉट जो वैल्यू है, ई नॉट जो वैल्यू है H+2H2 कितनी बताई थी आपने, कितनी ली थी, 0.04। लेकिन जब कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी, ये 1 मोलर थी, 1 मोलर कंसंट्रेशन पे था, यहां तो वो कह रहा पीएच 10 है, यहां तो पीएच 10 है स्टूडेंट्स। तो आपको पता है पीएच क्या होती है, माइनस लॉग ऑफ H प्लस, माइनस लॉग ऑफ H प्लस स्टूडेंट, समझे। तो अब यहाँ पे तो जो आप देख रहे हैं कि हमें निकालना पड़ेगा नॉन्स्ट इक्वेशन को अप्लाई करके।
तो नॉनस्टिक इक्वेशन क्या यूज करेंगे यहाँ पर कि ई इसकी ई हाफ मैंने निकालनी है, किसकी निकालनी है, हाइड्रोजन टू H2 की रिडक्शन हो रही है, ये रिडक्शन हो रही है, ये रिडक्शन पोटेंशियल है, इज इक्वल टू ई नॉट, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है H2, ठीक है, माइनस आपने क्या फार्मूला यूज किया 0.059 बाई n लॉग ऑफ, ये क्या है, हाइड्रोजन का गैस है तो इसका प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है, कितने है, 1 है, ये 1 है तो पावर कितनी है 1, और यहां पर क्या है H प्लस इंटू स्क्वायर। बोलो सही लिखा मैंने गलत लिखा, जल्दी बताओ, क्या मैंने सही लिखी, ये नॉन स्टिक इक्वेशन लिखी मैंने। अब आपको समझ में आया कि नॉन स्टिक इक्वेशन का क्या यूज है, ये क्वेश्चन आया था पेपर में, बोलो मैंने सही लिखा गलत लिखा, जल्दी से बता दो, पहले कोई डाउट है तो पूछ लो। सही लिखा है सर। आयन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर बताओ, फिर कितने इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, तो इस रिडक्शन में 2 हो रहे हैं, तो फिर आपने कहा सर और आसान हो गया, ये ई नॉट H प्लस H2 की वैल्यू कितनी है 0, बोलो 0 है, स्टैंडर्ड वैल्यू तो 0 है ना, जी हाँ। ये वाली, तो यहाँ पे 0 रख दूं, कोई गलती तो नहीं कर रहा मैं, सर मेरे को वो पीएच वाला बता दो, पीएच2 कैसे आया है। ये प्रेशर है हाइड्रोजन गैस का, PH2 नहीं है, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस है, ये गैस है ना, गैस का प्रेशर होता है, ओके ओके अरे हाइड्रोजन गैस बनी है, इसका प्रेशर मैंने यूज किया ना, कंसंट्रेशन तो सोल्यूशन की होती है, गैस का प्रेशर होता है, यहाँ पे 1 मोल है तो इसका पावर भी 1 है, और प्रेशर कितना है हाइड्रोजन गैस का 1 बार, 1 बार। ओके 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 सर। स्टैंडर्ड है ना, ये स्टैंडर्ड सेल का क्या कितना था 1 बार, यहाँ पे कुछ लिखा थोड़ा उसने कि कितने प्रेशर पे, 1 बार ही दिया जाता है, जो स्टैंडर्ड कंडीशंस होती है, स्टैंडर्ड कंडीशंस पे प्रेशर 1 बार होता है स्टूडेंट्स, तो ये बन गया लॉग ऑफ 1, ये 1 है, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस, कितना प्रेशर पास किया था जब मैंने बनाया था शी क्या था, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसमें मैंने क्या यूज किया था 1 बार 1 मोलर, और ई नॉट की वैल्यू मैंने इतनी ली थी, एज्यूम की थी रेफरेंस इलेक्ट्रोड की, तो अब मैं कह रहा हूं PH2 ये 1 है, ये क्या है H प्लस का स्क्वायर, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, एक बात सोचो कि जो लॉग होता है, लॉग ऑफ 1 बाई बी होता है, उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, माइनस लॉग बी लिख सकता हूँ, यस और नो, ये फार्मूला लॉग में मैं यूज करता हूँ, बोलो मैथ्स में करता हूँ, जी हाँ जी। जो 1 बाई एक्स होता है उसको माइनस कर सकता हूँ, तो ये लॉग नीचे है, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो माइनस साइन आ जाएगा, मतलब 0 माइनस 0.059/2, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं माइनस लॉग ऑफ H प्लस का स्क्वायर। बोलो मैंने सही करा या गलत किया, छोटा सा मैथ्स कर रहा हूँ, ज्यादा लंबा मैथ्स नहीं, ये फार्मूला मैंने बता दिया, सही किया सर। सही किया ना, कोई गलती करूँ मुझे बता देना, नहीं समझ में आया तो मुझे रोक लेना, जल्दी नहीं है, देखो ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ सकता, ये आया हुआ पेपर में, जो क्वेश्चन वही लेके आएंगे, ये एक पेपर में आया था न्यूमेरिकल, तो उसी को कर रहा हूँ, स्टूडेंट कंफ्यूज थे भाई इसका क्या मतलब है। आप देखो कि ये जब, ये भी तुम्हें पता है फार्मूले, छोटे छोटे फार्मूले बता रहा हूँ, लॉग ऑफ a टू द पावर b क्या होता है, b ऑफ लॉग a, बोलो होता है, ये फार्मूला में पता है ना, ये b आगे आ जाता है लॉग a, बोलो करता हूं नहीं मैं, कैसे लिखता हूँ, log 10 द स्क्वायर क्या लिखता हूँ, इक्वल टू 2 log 10 लिखता हूँ, बोलो ऐसा फार्मूला मैं करता हूँ, यस और नो, ये फार्मूला हमें आता है ना लॉग में, छोटे से जब मैथ्स पढ़ता था, कोई डाउट, बोलो सही है ना, मैं ये सही है, तो ये क्या बन गया फिर, ये माइनस और माइनस मिलके क्या बन गया प्लस, ये माइनस और माइनस मिलके क्या बन गया प्लस, 0.059/2 है, तो ये क्या बन गया 2 log ऑफ H प्लस, बोलो बन गया, ये सही है, जल्दी बताओ, अभी तक मैंने कोई गलती की या सही है, अभी कोई डाउट है, नहीं सर। इसको और इसको काट दूं तो क्या बन गया 0.059 log ऑफ H प्लस, बोलो बना, ये अभी क्या निकाल रहा हूं मैं, ई नॉट नहीं है, ये ई है, ठीक है, ये वाला ई क्या निकाला हमने, EH प्लस H2, बोलो यहां तक मैं सही हूं, कोई डाउट है, बोलो, इंपॉर्टेंट फार्मूला बनाने जा रहा हूं, जरा दिमाग लगा लेना, समझ लेना, बोलो ये तक, यहां तक मैंने सही किया,
हाँ जी कोई सर। डाउट तो नहीं है? देखो क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, इसलिए करा रहा हूँ, क्वेश्चन कराने बहुत जरूरी है, क्वेश्चन करके ही आपको समझ में आएगा। अब बताओ कि पीएच का फार्मूला क्या है? आपने कहा सर पीएच होती है माइनस लॉग ऑफ एच प्लस, या मैं इसको ऐसे लिखूं माइनस ऑफ पीएच इज इक्वल टू लॉग ऑफ एच प्लस। ठीक है, बोलो इसको और ठीक कर दूंगा, तुम्हें कोई डाउट ना रहे। लो लो, इसको तुमने लिखा, बोलो ये मैं लिख सकता हूं ऐसे, यहां पर ये लॉग एच प्लस को मैं लिख सकता हूं माइनस पी एच, यस और नो? जल्दी बताओ। हाँ जी। माइनस ऑफ पी एच, तो क्या बन गया ये? माइनस 0.059 ऑफ पी एच बन गया, यस और नो? जल्दी बताओ। बन गया। अब आपको पीएच कितनी दे रखी है? 10 दे रखी है, तो पीएच 10 रख दो यहाँ पे, फिर कितना आंसर आएगा? माइनस 0.059 इंटू 10, कितना आंसर आ गया फिर? माइनस 0.59। तो कितना आंसर निकला मेरा? माइनस 0.59 वोल्ट आया। अगर पीएच 10 होगी सॉल्यूशन की, तो स्टैंडर्ड ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बना था मेरा हाफ सेल, उसकी जो ई बनेगी वो माइनस 0.59 हो जाएगी, मतलब जीरो से कम हो गई है। ये जीरो थी ना, ई नॉट कितनी थी? 0 वोल्ट। हाँ जी। ये कब थी? 1 मोलर कंसंट्रेशन पे। और ये कब है? जब पीएच 10 होगी। जब पीएच 10 हो गई तो फिर ये वैल्यू कितनी आ गई? इतना, ये आंसर आया मेरा। बात समझ में आई? हाँ जी सर। अच्छा, वेरी गुड। ये क्वेश्चन कर लोगे? अच्छा क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन आता पेपर में, इसलिए करा दिया। आगे चलूं? हाँ जी सर। क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर देखो पेपर में क्वेश्चन आंसर कैसे करने हैं। एक क्वेश्चन आने वाला है, एक क्वेश्चन आने वाला है नॉन स्टिक इक्वेशन पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। अब आपको एक रिएक्शन दिया मैंने स्टूडेंट्स, और वो कह रहा है कि इसकी ईएमएफ निकालो, मतलब इसकी ई सेल निकालो। हाँ बताओ क्या क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। नहीं नहीं सॉरी, कुछ भी नहीं ऐसा। अच्छा है तो पूछ लो, कोई बात नहीं, जितने मर्जी क्वेश्चन पूछो, जल्दी नहीं है, आराम से कर लो, समझ लो, धीरे धीरे आराम से समझ लो, बस समझने के बाद आपको आसान हो जाएगा, पेपर में क्वेश्चन आएगा आप कर लो, कोई बात नहीं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ऐसा 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आता है। आप बताइए कि आपको 1 मिनट या 2 मिनट का वक्त है, इसको सॉल्व करो, फिर नहीं तो मैं करता हूं। अब ई सेल निकालना है आपको स्टूडेंट, ई नॉट सेल दिया हुआ है, ये ई नॉट सेल दिया हुआ है, कौन सी इक्वेशन लगेगी? पहले बात ये बताओ। लास्ट इक्वेशन। क्योंकि ये कंसंट्रेशन दे दी ना उसने, हाँ जी। तो अब नॉन स्टिक इक्वेशन को अप्लाई कर दो। फिर इसके आंसर के लिए आंसर कैसे करना है स्टूडेंट्स? नॉन स्टिक इक्वेशन बनाओ, नॉन स्टिक इक्वेशन बनाओ। फार्मूला मैंने बताई है तुम्हें नॉन स्टिक इक्वेशन का, सिंपल ए प्लस बी बी का फार्मूला क्या है। तो नॉन स्टिक इक्वेशन बनाओ, क्या फार्मूला होता है? ई सेल निकालना है, ईएमएफ ऑफ द सेल निकालनी है, ई नॉट सेल दे रखी है स्टूडेंट्स। कितना फार्मूला होता है? 0.059 बाई एन होता है, और यहाँ पे लॉग होता है, और यहाँ पर क्या होता है? क्यू होता है। अब इस केस में क्यू क्या है? देखो ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन में निकल बना है, मोलर कंसंट्रेशन मैंने लिखी है, इसके आगे कोई कोफिशिएंट है? नहीं है। अच्छा। सॉलिड्स को मैं लेता ही नहीं, उसकी वैल्यू 1 होती है। और ये आयन को लेता हूं, इसमें नीचे क्या है? सिल्वर आयन है, इसके हाँ आगे कोफिशिएंट है? यस हाँ और नो? जी। हाँ जी। 2, तो इसकी पावर कितनी होगी? 2। 2। तो यहाँ पे रखो वैल्यू, और इनकी वैल्यूज दे रखी हैं, इनको रखो और सॉल्व करो। चलो जल्दी करो इसको, 1 मिनट का वक्त है। ये वैल्यू कितनी दे रखी है? 1.04। माइनस कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें ट्रांसफर हो रहे हैं? कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं इसमें? 2। 2 इलेक्ट्रॉन, एन की वैल्यू 2 है। चलो वेरी गुड, आपने कहा एन की वैल्यू 2 है, तो 2 रख दिए मैंने। तो लॉग ऑफ एन आई 2 प्लस
डिवाइडेड बाई मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन द स्क्वायर। तो कितना बन गया 1.05 वोल्ट थे, 0.059/2 है, और लॉग ऑफ निकल का कितना दिया 0.160, और सिल्वर के कितने दिए हैं 2 इंटू 10-3 हो गया ना, इंटू स्केयर है ना, 2 इंटू 10-3 हो गया। अब ये वैल्यू सॉल्व करनी रह गई 1.60, ये 2 इंटू 2 क्या होता है 4 होता है, और 10-6 है, अगर इसको हटा दूं तो ये कितना बनेगा 160/1000, तो ये काट दूं तो 4×4=16 हो जाता है, 4×4=16 हो जाता है। तो ये कितना बचा फिर 4, नीचे 10⁻⁻4 बचा, तो ये क्या बन गया 4 इंटू 10⁻4 बन गया। इसका लॉग लेना है, तो लॉग ऑफ 4 इंटू 10⁻4 का क्या आएगा स्टूडेंट, log 4 + 4 log 10। ये तो आसान ही है। log 4 की वैल्यू कैसे निकालते हो, इसको ऐसे लिख दो log 2 द स्क्वायर। 2 की वैल्यू हमें याद ही होती है ना, एग्जाम में देता है वो, प्लस log 10 की वैल्यू 1 होती है, 4 आ गया, ये कितना आ गया 2 log 2 + 4। log 2 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट, ये यूजुअली एग्जाम में दे देगा आपको log 2 की वैल्यू, वो हमें पता होना चाहिए 0.314 होती है या कितनी होती है, log 2 की स्टैंडर्ड वैल्यू है, हमने पहले भी यूज की है, काइनेटिक्स में भी यूज की है log 2 की वैल्यू स्टूडेंट। तो log टेबल होते हैं या कि वो वैल्यू देता है हमें। तो log 2 की वैल्यू अगर 0.301 है तो ये कितना आ गया 0.301 + 4, तो ये कितना बन गया 4 ये कितना आ गया 602। तो ये वाली वैल्यू आ गई यहाँ पर इसकी, तो उसको रखो 1.05 वोल्ट माइनस 0.059/2 इंटू लॉग की वैल्यू, ये लॉग की वैल्यू कितनी आई है हमारी, मान लो 4.602 जो भी आई है, इसको काटो। अब ये काटने के बाद आई इसको मल्टीप्लाई करो और फिर इसमें से माइनस कर दो, तो वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप देख रहे हो कि ये वैल्यू कम हो जाएगी, हमारी वैल्यू कम आएगी। जितनी वैल्यू थी स्टूडेंट कंसंट्रेशन जब 1 मोलर से कम मैंने की है, तो ये जो ई सेल की वैल्यू आ रही है इससे कम ही आ रही है, इससे कम आ रही है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। हाँ जी। तो इस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं, इस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो ये नॉन स्टिक क्वेश्चन के कर लोगे, अब तुम्हें सिर्फ कैलकुलेशन रह गई, ये वाली वैल्यू निकाल लोगे स्टूडेंट्स। ठीक है, निकल आएगा E0 सेल, ये मल्टीप्लाई करके इसके वैल्यू कुछ कम आ जाएगी। तो नॉन स्टिक क्वेश्चन कब तुम्हें समझ आ गया कैसे क्वेश्चन करने हैं एग्जाम में, आ गया कोई डाउट, चलो ये कर लोगे, क्वेश्चन हमने किया था। अब एक क्वेश्चन और आ गया, वो कह रहा है डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस, शो दैट विच ऑफ द इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज्ड स्टूडेंट्स, द कैरियर्स ऑफ द करंट इन द सेल, इंडिविजुअल रिएक्शन एट ईच इलेक्ट्रोड। अब हमने आपको गैल्वेनिक सेल पढ़ाया था, बोलो करा था, जल्दी बताओ। हाँ जी। तो ये क्वेश्चन आ गया, 1 मिनट का वक्त है, उसके बाद मुझे ही करना है, जल्दी करो आप, कैसे करोगे आंसर। गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, एक जगह ऑक्सीडेशन होती है, एक जगह रिडक्शन होती है, तो वो सारी रिएक्शन बताओ, कौन सा नेगेटिव चार्ज होगा, कौन सा कैरियर ऑफ करंट कौन से होंगे और कहां से कहां चलेगा, और इंडिविजुअल रिएक्शन कह रहा लिखो। तो बताओ इसमें ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कौन सी है, जिंक की। वेरी गुड, तो लिख दो फिर, क्या दिक्कत है, आपको आता ही है सारा। जिंक का हुआ है ऑक्सीडेशन, देखो एग्जाम में कैसे लिखता हूं मैं। और रिडक्शन किसकी हो रही है, मैं लिखूंगा रिडक्शन हाफ रिएक्शन स्टूडेंट्स। बोलो किसकी रिडक्शन हुई, किसका हो रहा है रिडक्शन,
सिल्वर का एक की ऑक्सीडेशन एक की रिडक्शन। अब कितने इलेक्ट्रॉन का को मल्टीप्लाई करूं कि दोनों कैंसिल हो जाए? 2 से ये और ये कैंसिल करने हैं, तो क्या बन गया फिर रिएक्शन? जो ऊपर दे रखी है वही बन गई नेट रिएक्शन। बोलो बन गई, यस और नो? कोई मैं गलती करूं तो मुझे बता देना स्टूडेंट्स, मैं गलत भी लिख सकता हूं। इसे क्या बोलते हैं? नेट सेल रिएक्शन। ठीक है, ये तो इंडिविजुअल रिएक्शंस हैं। थर्ड वाले का इंडिविजुअल रिएक्शन मैंने लिख दी ना। हाँ अब जी। क्या कह रहा है कि बताओ कि कौन सा इलेक्ट्रोड जो है वो नेगेटिव है। बताओ कि ये जो गैल्वेनिक सेल होते हैं, गैल्वेनिक सेल होते हैं स्टूडेंट्स, इसमें नेगेटिव किसको माना जाता है? जल्दी बताओ, किसको नेगेटिव माना जाता है? एनोड को या कैथोड को? जल्दी बताओ। गैल्वेनिक सेल में नेगेटिव चार्ज कौन सा किसके पास होता है? जल्दी बताओ। कैथोड। हैं? एनोड होती है या कैथोड होती है? गैल्वेनिक सेल में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन कहां से निकल रहे हैं? कौन छोड़ रहा है इलेक्ट्रॉन? जल्दी बताओ। इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहे हैं? एनोड से ही तो आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन। से आ रहे हैं। तो एनोड को ही नेगेटिव माना जाता है। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में उल्टा हो जाता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल से बाहर से बैटरी लगाते हैं, करंट को पास करते हैं, तो ये नेगेटिव है। अब कैरियर्स ऑफ करंट, करंट कौन है इसमें? इस केस में कैरियर्स ऑफ करंट कौन है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स ही तो चल रहे हैं जिसके कारण करंट आ रहा है। ठीक है, तो कैरियर्स ऑफ करंट इन द सेल आर इलेक्ट्रॉन्स। कहां से कहां चल रहे हैं? दे आर मूविंग फ्रॉम एनोड टू कैथोड। कैथोड। कहां से चल रहे हैं? एनोड से कैथोड में। बोलो सही समझ में आ गया? हाँ जी। कोई डाउट? नहीं। क्वेश्चन करने, आंसर करने एग्जाम में, सब समझ लो, सब समझ लो। अब इसने पेपर में दे दिया क्वेश्चन, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। वो कह रहा है राइट द नस्ट इक्वेशन एंड ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन। मान लो कोई भी मैं एक ले लूं। अब मान लो मैं फर्स्ट ले लिया, इसमें नस्ट इक्वेशन लिखनी है। ये मुझे सेल दिया, ये मुझे सेल दिया स्टूडेंट्स। इसने क्या दिया है? MgS Mg2 प्लस 0.001 मोलर है, और ये साल्ट ब्रिज लगा हुआ है। ये एनोड है तो ये कैथोड है। ये मोलर, ये मुझे दे रखा है स्टूडेंट। तो इसका तुम्हें पता ही है कैसे करते हो तुम। ई सेल क्या होगा? ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन। तो लॉग ऑफ क्यू, पहले क्यू निकालने के लिए दे बताओ रिएक्शन कौन सी हो रही है? मैग्नीशियम की क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है। और कॉपर की क्या हो रही है? रिडक्शन। अगर मैं कोई गलत करूं तो मुझे बता देना। ये रिएक्शन हो रही है, देखो एक ऑक्सीडेशन, 2 इलेक्ट्रॉन है, एन की वैल्यू 2 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने चल रहे हैं? 2 ट्रांसफर हो रहे हैं। तो नेट रिएक्शन जब मैं लिखूंगा क्या होगा? मैग्नीशियम किस में जाएगा? इसमें। नेट रिएक्शन से क्या होता है कि मैं नॉनस्टिक इक्वेशन बना लूंगा। मैग्नीशियम 2 से 2 इलेक्ट्रॉन कट रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे कॉपर आयंस हैं स्टूडेंट्स, एक्वस। और यहाँ पे क्या हुआ? Mg2 प्लस एक्वस है और कॉपर है। बोलो है नेट रिएक्शन। तो इसका क्या बनेगा फिर? Q। यहाँ पे Mg2 प्लस आएगा, उसके नीचे क्या आएगा? कॉपर 2 प्लस। ये याद रखना, देखो ये जो होता है ना एनोड का आयन, ये ऊपर आ रहा है और कैथोड का नीचे आ रहा है। तो क्या बन गया? माइनस 0.059 बाई एन लॉग ऑफ मैग्नीशियम। इनके कोई कोफिशिएंट्स तो है ही नहीं, है कोई कोफिशिएंट यहाँ पे? बताओ, एक एक ही है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इनकी वैल्यूज रख दो, ये वैल्यू तो दे ही रखी है ना मैग्नीशियम की और कॉपर की, तो रख दो फिर क्या होगा?
माइनस 0.059, एन की वैल्यू 2 है। मैग्नीशियम की कितनी है कंसंट्रेशन? 10 माइनस कितना हो गया 0.0, 10 माइनस 3। ये कितनी है कॉपर की? 10 माइनस 4। तो कितना आ गया ये? 10 माइनस 3 और 10 माइनस 4 कितना हो गया? ये 10 के बराबर हो गया, ठीक है। ये ऊपर जाएगा तो 10 हो गया। तो log 10 कितना होता है? 1। 1। तो फिर ये 1 होगी वैल्यू, ये वाली। तो कितना आ गया? ई सेल कैसे निकालोगे? ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। 0.059/2 है। log 10 आ गया, log 10 की वैल्यू 1 है। तो ये वैल्यू तो मुझे निकालनी पड़ेगी, एग्जाम में वो वैल्यू बताएगा ना मुझे इसकी, ये दी होंगी। इसकी वैल्यू कितनी होती है मैग्नीशियम की? हमें टेबल से लेनी पड़ेगी, वैसे तो एग्जाम में वो देगा। दूसरा कौन सा था? कॉपर की। कॉपर की कितनी है? हमें वो तो मुझे पता है, इसकी तो 0.034 वोल्ट है। इसकी मैग्नीशियम की माइनस में थी कोई टेबल में, मैग्नीशियम की माइनस में थी। कितनी थी मैग्नीशियम की माइनस में? मैग्नीशियम कितनी थी? माइनस 2.71 वोल्ट शायद मैंने यूज की थी। तो अब इसका वैल्यू कितना आ गया फिर? ये ई सेल है मेरा, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी फिर? देखो ई राइट कौन सा है मेरा यहाँ पर? कॉपर का कितना है? 0.34। ये ई नॉट सेल निकाल रहा हूं। माइनस मैग्नीशियम की कितनी बताई है मैंने? -2.71। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, कितना आया फिर? 0.34 प्लस 2.71 कितनी आई है? देखिए, देखना कितना आ रहा है। 2.71 0.34 कितना आ गया? 5 कितना हो गया? 3.05 वोल्ट। बोलो सही है? तो यहां पे रख दो प्लस 3.05 वोल्ट माइनस 0.02। बोलो इसको माइनस कर दो, इसमें से कितनी वैल्यू आएगी? वो आंसर मेरा कितना आया? इसमें से माइनस करो, कितनी वैल्यू माइनस कर रहा हूँ? 0.0295 0.20। तो कितना आ गया? प्लस 3.02034। बोलो मैंने सही किया गलत किया? जल्दी बताओ। सही है सर। तो उसकी वैल्यू कम हो गई ना जब मैंने सर कंसंट्रेशन कम की है। समझ में आ गया पूरा क्वेश्चन? बोलो कोई डाउट है? हो गया? हाँ जी सर। चलो वेरी गुड, थैंक यू, तुम्हें समझ में आ गया। देखो न्यूमेरिकल आना है, मैं न्यूमेरिकली करवा रहा हूँ, तुम्हें प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, तुम्हें समझ आ जाए। अब देखो नॉन स्टिक इक्वेशन का फर्दर यूज किया है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं नॉन स्टिक इक्वेशन पे। अब ये इंपॉर्टेंट है कि क्या रिलेशनशिप है नॉन स्टिक इक्वेशन का और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। व्हाट इज इक्विलिब्रियम? क्या होता है स्टूडेंट इक्विलिब्रियम? क्या होता है? देखो कोई भी सेल बना रहे हो, एक तरफ ऑक्सीडेशन हो रही है, दूसरी तरफ रिडक्शन हो रही है। तो एक टाइम पर ऐसा आता है कि मतलब कोई भी सेल है कभी इन्हीं का हमेशा के लिए चलता रहता है हर सेल की एक लाइफ होती है, उसके बाद फिर आप कहते हो भैया चार्जिंग करो इसमें। जब इक्विलिब्रियम हो जाएगी तो क्या होगा? इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि ऑक्सीडेशन हो रही है तो एक की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। देखो जिंक की अगर ऑक्सीडेशन हुई तो जिंक आयंस बढ़ते जा रहे हैं, कॉपर की रिडक्शन है उसके आयंस कम होते जा रहे हैं। तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि जब मतलब जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो रिएक्शंस हैं वो इक्वल हो जाएंगी। ऐसे केसेस में इक्विलिब्रियम के केस में क्या होगा स्टूडेंट? हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे समय बीतेगा, जब मैंने मान लो ये सेल बनाया जिंक, मेरे पास था जिंक 2 प्लस, कॉपर था मेरे पास स्टूडेंट मान लो 2 कॉपर, ठीक है। ये मैंने एक सेल बनाया था, मान लो इसकी कंसंट्रेशन C1 है, इसकी कंसंट्रेशन C2 है। एक तरीके से डेनियल सेल तुमने देखा था, उसमें जिंक एनोड था, कॉपर कैथोड था। अब धीरे धीरे क्या होगा कि ये जब सेल वर्क करेगा तो जिंक की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, ठीक है, और इधर कॉपर की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी।
तो वोल्टेज ऑफ द सेल जो होगी वो क्या होगी कि वोल्टेज ऑफ द जो सेल होगी वो कम होती जाएगी। सेल की वोल्टेज क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज होती रहेगी, डिक्रीज होती रहेगी स्टूडेंट, डिक्रीज होती रहेगी। तो वी विल नोट कि एक ऐसा समय आएगा, एक ऐसा समय आएगा जब वोल्टेज चेंज नहीं होगी, जब वोल्टेज चेंज नहीं होगी। तो मतलब कि जब कंसंट्रेशन जिंक और कॉपर आयंस की चेंज नहीं होंगी, तो एक ऐसा टाइम आएगा, उसे बोलेंगे इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का एक समय आएगा स्टूडेंट जब कंसंट्रेशन जिंक आयंस की और कॉपर आयंस की अब ये चेंज नहीं होंगी। नो चेंज इन कंसंट्रेशन, नो चेंज इन कंसंट्रेशन, अब वो कांस्टेंट हो गई, नो चेंज इन कंसंट्रेशन मतलब कांस्टेंट हो गई। तो उसे क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई। तो इसी इक्विलिब्रियम कंडीशन में अब सेल वर्क नहीं करेगा, अब इक्विलिब्रियम हो गई तो सेल वर्क नहीं करेगा। उसका मतलब क्या हुआ, जो ई सेल मेरा है, जो सेल की वोल्टेज है वो जीरो हो गई स्टूडेंट, ये वोल्टेज सेल की जीरो हो गई, अब ये काम नहीं कर रहा क्योंकि इनकी जो कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही। जब कंसंट्रेशन चेंज ही नहीं हो रही तो इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे और कहां जाएंगे, बोलो सही है गलत है? सही है। भाई इलेक्ट्रॉन एक दे रहा है एक ले रहा है, तो जैसे इलेक्ट्रॉन आएंगे तो उसकी कंसंट्रेशन बदलेगी जिंक की, ये बढ़ेगी और ये कम होगी। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि इतने ज्यादा मतलब अब और चेंज कंसंट्रेशन की नहीं हो रही, तो अब तो इलेक्ट्रॉन ना ये छोड़ रहा है ना वो ले रहा है, तो इक्विलिब्रियम हो गई। जब इक्विलिब्रियम हो गई तो सेल पोटेंशियल जीरो हो गई। अब सेल तो काम नहीं कर रहा, सेल के पास तो कोई पावर नहीं है, पोटेंशियल नहीं है। तो अगर मैं नॉनस्ट इक्वेशन देखूं, नॉनस्ट इक्वेशन ने क्या कहा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल की मैंने बात नहीं की, ये सेल पोटेंशियल जीरो हो गई। अब ई नॉट सेल जो है वो जीरो भी हो सकती है और नॉट जीरो भी हो सकती है, इसके बारे में मैंने नहीं कहा। वो स्टैंडर्ड थी जब एक मोलर कंसंट्रेशन मैंने बताई थी, मे बी और जीरो और मे नॉट बी जीरो, उसके मैं मतलब नहीं है मेरा ये है। अब देखो कि क्या हुआ फिर, माइनस आर टी, आपने कहा एन एफ, ये वाला फार्मूला होता है जी, यही फार्मूला होता है। तो अगर ये वाला जीरो हो गया इक्विलिब्रियम पर, तो इक्विलिब्रियम पर क्यू की वैल्यू क्या होती है, के सी, तुम्हें पता है 11th में पढ़ा था तुमने, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिएक्शन कोशिएंट, मतलब अब कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है, अब वो चेंज नहीं हो रही, उसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बोलो मैं सही बता रहा हूं या गलत बता रहा हूं, याद आ गया? तो अब इसकी वैल्यू क्या हो गई फिर, ये जीरो हो गया और ये ई नॉट मेरा सेल हो गया स्टूडेंट, ये 0.059 बाई एन है, तो ये लॉग के सी बन गया। क्या बन गया, के सी बन गया। बोलो मैंने सही लिखा गलत लिखा, जल्दी बताओ, कोई गलती है मैंने की? यहां तक समझ में आ गया? Q इज इक्वल टू के सी एट इक्विलिब्रियम, ये जीरो हो गया। अगर तो फिर मैं ऐसे लिखूं, ई सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ सेल क्या हो गई, 0.059 बाई एन लॉग ऑफ के सी। स्टूडेंट के सी को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इस फार्मूले से मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकता हूं, यस और नो? यस सर। ऐसे भी लिखूं एन ई, ये स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल जो है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से नाता है, एन ई बाई 0.059 इज इक्वल टू स्टूडेंट लॉग ऑफ के सी। एक फार्मूला बन गया जिससे न्यूमेरिकल आएगा, न्यूमेरिकल कर सकता हूं। यहाँ पे भी देखूं एन फेराडे होता है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, आर की वैल्यू 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन है, एफ फेराडे है, इन सब की वैल्यू रखी तो ये वाला फार्मूला बन गया, यही मैंने यहाँ लिखा। तो आपने ये फार्मूला नोट कर लिया, न्यूमेरिकल में काम आने वाला है। हाँ जी सर। वेरी गुड। इसके ऊपर देखो न्यूमेरिकल बता रहा हूं, ऐसा कोई भी न्यूमेरिकल तुम्हारे पेपर में आने वाला है, 3 नंबर का न्यूमेरिकल आराम से करना है, मतलब ये पूरे नंबर चाहिए हमें। अब ये इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इनको हमने इंपॉर्टेंट फार्मूलों को हम सेव करते हैं रेड ब्लॉक्स में स्टूडेंट, ये सारे फार्मूले इंपॉर्टेंट हैं। देखो यहाँ पे केसी है, केसी लॉग केसी की आ जाएगी तो उसका एंटी लॉग ले लूंगा तो केसी की वैल्यू आ जाती है, उसकी वैल्यू आ जाती है। तो आपको पता है कि अगर ई नॉट सेल पॉजिटिव होता है तो रिएक्शन फिजिबल होती है, तो तब केसी की वैल्यू भी लार्ज हो जाएगी, केसी की वैल्यू लार्ज। केसी जब बड़ा होता है तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाती है, जब केसी छोटा होता है 10 माइनस में होता है तो रिएक्शन नहीं होती, वो फिर रिएक्टेंट के प्रोडक्ट नहीं बनते। तो उस तरह से हमें पता लग जाएगा जो सेल फिजिबल होते हैं उनमें ई सेल पॉजिटिव होता है।
जब ई सेल पॉजिटिव होता है तो सेल फिजिबल होता है, सेल चलता है, तो इसका के भी ग्रेटर देन मतलब 0 होगा, पॉजिटिव होगा, लार्ज होगा, लार्ज होगा, के की वैल्यू लार्ज होगी तो सेल फॉरवर्ड में जाएगा, फॉरवर्ड में रिएक्शन होने वाली है। बात समझ में आ गई? तो के सी का रिलेशनशिप है ई नॉट सेल से, तो न्यूमेरिकल में काम आने वाला। यहां तक नोट कर लिया तुमने फार्मूला? आगे चलते हैं, एक और फार्मूला बता दूं जिसमें न्यूमेरिकल आते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। देखो कि ये जो सेल तुम बनाते हो भाई, सेल बनाने किस लिए बनाते हो सेल? आप उनसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हो कि नहीं करते? बताओ। कोई भी सेल लेते हो, उसको बैटरी में लगाते हो, टॉर्च में लगाते हो, रिमोट में लगाते हो, बैटरी चलाते हो, बैटरी से आप क्या प्रोड्यूस करते हो? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बोलो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है? यस और नो? किसी भी सेल से आप क्या लेते हो? इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेते हो। कोई भी सेल बनाते हो उसे क्या करते हो? आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेते हो। यस और नो? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है? देखो, मैं ये कह रहा हूं, तुमने गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ी थी, क्या पढ़ा था? गिब्स फ्री एनर्जी। थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? डेल्टा जी जो होता है, डेल्टा जी क्या होता है स्टूडेंट? डेल्टा जी को हमने क्या बोला? गिब्स फ्री एनर्जी। अब ये जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है, जब कोई भी सिस्टम काम करता है स्टूडेंट्स, आपने कहा मुझे सर कि हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था कि जब कोई भी सिस्टम, यहां पे सिस्टम मेरा क्या है? सेल। तुम कह रहे हो ये लो सेल, ये इससे तुम्हें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। बोलो, मिलती है? यस और नो? Yes. मिलती है। तो ये वर्क कर रहा है जिससे कि इलेक्ट्रिकल, जब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा तो स्टूडेंट इसकी जो डेल्टा जी है, इसकी जो डेल्टा जी है वो माइनस होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए। मतलब इसकी जो एनर्जी वो कम होती है, वही वो वर्क में दे देता है, वर्क करता है, इलेक्ट्रिकल वर्क करता है। कहने का मतलब है स्टूडेंट, इलेक्ट्रिकल वर्क डन इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय द टोटल चार्ज। इलेक्ट्रिकल वर्क किसके बराबर होता है? फिजिक्स में आपने पढ़ा कि इलेक्ट्रिकल वर्क हो रहा है, सेल क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहा है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है? इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहा है। और ये किसके बराबर होता है? वर्क डन इन 1 सेकेंड। इलेक्ट्रिकल वर्क डन इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू व्हाट? ये किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। इट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होती है हमारी? ये ई वाली इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ई, ये जो ई सेल है, इट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई द टोटल चार्ज। कितना चार्ज ये लेता? वर्क की डेफिनेशन तुम्हें याद आ गई? वर्क क्या होता है? वर्क क्या होता है स्टूडेंट? V इंटू क्यू बताया था तुमने, फिजिक्स में पढ़ा था। वर्क इज इक्वल टू V इंटू क्यू। इलेक्ट्रिकल वर्क कितना हुआ? वर्क कितना, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कितनी है, और चार्ज कितना है? चार्ज कितना है? तो यहां पर आप अगर कोई भी रिएक्शन हो रही है, कोई भी रिएक्शन हो रही है, अगर उसमें n इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं? n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता है कि चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है स्टूडेंट्स? 1.6 इंटू 10 माइनस 19 कूलम्स होता है। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा? वो आपने कैलकुलेट किया था, कितना होता है? 96487 कूलम्स किया था मैंने। बोलो यस और नो? जिसको मैंने बोला था 1 फैराडे बोला था। बोलो, मैंने ये डेरिवेशन अभी किया था। तो अगर n मोल्स होंगे तो चार्ज कितना होगा? n मोल्स का चार्ज कितना होगा स्टूडेंट? n इंटू एफ। बोलो सही है कि गलत है? सही है। तो n इंटू एफ चार्ज है, और इसका अगर सेल पोटेंशियल E आ जाता है तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या बनी? फिर डेल्टा जी क्या होती है? डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी। जितनी डिक्रीज गिब्स फ्री एनर्जी की, उतना ही वो इलेक्ट्रिकल वर्क करेगा। यस और नो? अगर इसकी एनर्जी कम नहीं होगी तो वर्क कैसे करेगा? फिर तो मुझे बाहर से इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। कोई भी सिस्टम तब जब कोई काम करता है तो उसकी एनर्जी कम हो जाती है, क्योंकि वो एनर्जी उसने दे दी, यूज की, यूजफुल वर्क जिसे कहते हैं।
तो तभी मैं कहता हूँ डेल्टा फॉर ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव। बोलो सही है या नहीं है? क्योंकि ये हाँ कम हो जी। जाती है तो वो यूजफुल वर्क कर देता, और पॉजिटिव होगा तो उल्टा उसके ऊपर मुझे वर्क करना पड़ता है। उन्हें नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो फिर मैं ये कह सकता हूँ स्टूडेंट, मैं कह सकता हूँ कि फॉर एनी रिएक्शन डेल्टा आर जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। ये चार्ज है, चार्ज को मैंने इसकी पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दैट इज द इलेक्ट्रिकल वर्क डन स्टूडेंट, दैट इज द इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय ए सिस्टम, बाय ए सेल। यहाँ पे सेल है तो सेल मेरा सिस्टम है। तो ये इक्वेशन बन गई मेरी डेल्टा आर जी इज इक्वल टू एन एफ जी। और स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं मेरे पास, तो क्या बन गई? डेल्टा आर जी स्टैंडर्ड कंडीशन इज इक्वल टू माइनस एन एफ, इसको एन एफ कर देता हूँ। चलो ये फार्मूला देखो, ये जितने भी फार्मूले बता रहा हूँ ये मुझे लर्न करने, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल आने वाला है। तो ये फार्मूला बन गया मेरा डेल्टा आर जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ। बोलो ये फार्मूला समझ में आया कि गिब्स फ्री एनर्जी इज रिलेटेड विद द सेल स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है सेल पोटेंशियल की, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी है स्टूडेंट्स। तो ये फार्मूला एक और बन गया मेरा, एफ फेराडे होता है जिसकी वैल्यू कांस्टेंट है 9 फैराडे 7 कूलम्स। मैंने 1 फैराडे की वैल्यू बताई है तुम्हें। एन कितना है? मोल्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द रिएक्शन। इसको रखूंगा तो ये वैल्यू मेरे को मिल जाएगी गिब्स फ्री एनर्जी। अगर मेरे को ये वैल्यू पता है तो मैं ई सेल निकाल सकता हूँ। ये नेगेटिव होती है तो सेल पॉजिटिव होगा, ये माइनस होगी तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बात समझ में आई? और आप देख रहे हैं कि एक और बात आपको समझ में यहाँ आई कि ई नॉट सेल जो है स्टूडेंट्स, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन डेल्टा आर जी जो है स्टूडेंट वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वो डिपेंड करती है मोल्स के ऊपर। इट डिपेंड्स ऑन एन, डिपेंड्स ऑन एन। मैंने एन से मल्टीप्लाई किया है। एन क्या है? मोल्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन टेकिंग पार्ट ऑन द रिएक्शन। तो जितने ज्यादा मोल्स रिएक्शन में चलेंगे स्टूडेंट उतनी ही ये वैल्यू बढ़ जाएगी। और ये रिलेशनशिप एक और आ गया, क्योंकि डेल्टा आर जी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से भी रिलेटेड होता है। तो ये भी बन गया, हमें पता है ऑलरेडी थर्मोडायनेमिक्स में हमें पता है डेल्टा आर जी क्या होता है? माइनस आर टी एल एम के क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ -2.303 आर टी लॉग ऑफ के, जो मैं लॉग बेस 10 यूज करता हूँ। तो एक फार्मूला ये भी बन गया, एक ये भी बन गया। और ये फिर मैंने अभी सॉल्व किए ही थे, दोनों में क्या रिलेशनशिप है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में और ई नॉट सेल में। तो मैंने जो फार्मूले डिराइव किए तुम्हारे बहुत काम के हैं स्टूडेंट्स। तो मैंने जो फार्मूले डिराइव किए हैं, मैंने कहा तुम्हारे बहुत काम के, ऐसे लाल पेन से लिखना जरूरी है क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल आने वाला है। कितने फार्मूले मैंने बनाए हैं अभी तक तुम्हारे को, कौन कौन से मैंने फार्मूले अभी डिराइव किए। एक तो मैंने ये अब जो 2 फार्मूले मैंने बनाए स्टूडेंट, जिनके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करने एग्जाम में आते हैं। यहाँ पे न्यूमेरिकल आने वाला है, एक बात याद रखना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में न्यूमेरिकल एक से ज्यादा भी आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं, सारे चैप्टर में न्यूमेरिकल ही है। तो हमें दिमाग लगाना है भाई, यहाँ 3 नंबर के, 4 नंबर के, 5 नंबर के न्यूमेरिकल आ सकते हैं। एक तो तुमने ये फार्मूला बना दिया, ई नॉट सेल जो होता है तुम्हारा, क्या निकाला मैंने? ई नॉट सेल का फार्मूला मैंने बनाया स्टूडेंट। ई नॉट सेल क्या था? 0.059 बाई एन लॉग ऑफ के सी। एक फार्मूला मैंने ये बताया। दूसरा फार्मूला मैंने क्या बताया? अभी अभी क्या निकाला स्टूडेंट? डेल्टा आर जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। और तीसरा फार्मूला मैंने क्या बता रहा हूं? डेल्टा आर जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 आर टी लॉग ऑफ के। बोलो ये 3 फार्मूले समझ में आए अभी तक? बोलो। हाँ जी सर। और इन सब पहले मैंने नॉन स्टिक इक्वेशन तुम्हें बताई भाई कैसे बनानी है और कैसे उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करनी है। और तुमने खुद सॉल्व किए, बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए, किसके ऊपर? नॉन स्टिक इक्वेशन पर। क्यों किए? मैंने कहा इस पे क्वेश्चन आएगा पेपर में। और पीएच के साथ भी एक रिलेशनशिप हमने निकाला
पीएच के साथ भी रिलेटेड है। देखो पीएच अगर मैं चेंज कर दूंगा तो तुमने देखा कि कैसे ई नॉट जो वैल्यू है पीएच के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये सारे तुम्हें समझ में आए? बोलो कोई हाँ डाउट? जी। नहीं सर। ठीक है, फिर ये लेक्चर खत्म हुआ और ये सारे फार्मूले इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के लिए। फिर मैं नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ जिसमें हम आगे चलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें न्यूमेरिकल्स हमें सॉल्व करने हैं। स्टूडेंट हम खूब प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, मई में पेपर है, उससे पहले हम बहुत सारे चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं। और जितने भी रिवीजन लेक्चर्स हैं मैं आपको यूट्यूब में भेज रहा हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी, आप उनको सुन लीजिए। उनमें क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम रिवाइज कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। जो आपके साथ नहीं भी हो रहा वो आप यूट्यूब में हमारे लेक्चर्स को, आपने सब्सक्राइब किया हुआ चैनल आपको मिल रहे हैं, उनको सुन लो और कॉपी और पेन निकाल के सुन लो। ऐसे नहीं, कॉपी निकालो पेन निकालो, एक एक वर्ड को एक एक लाइन को नोट कर लो। वो क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन आंसर है, वो आपके काम आएंगे बोर्ड में। ऐसे ही क्वेश्चन आंसर डिफरेंट फॉर्म में वो देगा। समझ में आ गई? हाँ जी सर। तो आपको कोशिश करनी है कि 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आप केमिस्ट्री में ले, क्योंकि जितनी आप 2 महीने ये मेहनत कर लोगे वो आपके बहुत काम आएगी। उसके बाद तो आपके पास बहुत समय है, मतलब एंजॉय करने के लिए। लेकिन आपका एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है, काउंट करेगा। जो भी आप फील्ड में जाओगे तो आप मतलब हर सब्जेक्ट में कम से कम केमिस्ट्री में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आने चाहिए। ठीक है? और तुम लोग ले सकते हो, कोई इंटेलिजेंस में कमी होती नहीं स्टूडेंट्स के, सिर्फ हार्डवर्क करना है, हार्डवर्क करना है, प्रैक्टिस करनी है। और इतने अभी टाइम को वेस्ट नहीं करना, यूज करना है। कॉपी पे नोट करो, लिखो, प्रैक्टिस करो और बस फिर एग्जाम में आराम से जाओ। ओके, गुड नाइट। फिर मैं तुम्हें मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। गुड नाइट। ओके।